जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं पहले एक ऐसी रिपोर्ट से जो कि अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में एक बड़ा रेवोल्यूशन हो सकती है। दिल्ली स्थित लोटस एडवांस टेक्नोलॉजीज ने इसराइल बेस्ड स्टडी कॉप्टर्स के साथ एक कोलैबोरेशन को फॉर्म किया है और ये कोलैबोरेशन हुआ है एक टैक्टिकल रोटरी अनमैन एरियल व्हीकल के लोकल प्रोडक्शन को लेकर के। अब ये जो टैक्टिकल रोटरी अनमैन एरियल व्हीकल है, इसके प्रोडक्शन को लेकर जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें स्वदेशी तौर पर इन अटैक हेलीकॉप्टर्स के भारत में निर्माण की बात की गई है। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि ये अनमैन्ड हेलीकॉप्टर होने वाले हैं जो आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अभी तक मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन इनको लेकर सामने निकल के आई है उसमें बताया जा रहा है कि इन टैक्टिकल अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स को अलग अलग रोल्स में यूज किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल रिकॉनेसेंस मिशन में किया जा सकेगा, जहां पर ये एनिमी के जो हाइड आउट्स हैं, एनिमी की जो मूवमेंट्स है उसका पता लगाने में सक्षम होंगे। और दूसरा रोल होगा स्ट्राइक कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्राइक कॉन्फ़िगरेशन में ये अटैक हेलीकॉप्टर्स स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप किए जाएंगे और ये स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एनिमी के जो आर्मर्ड कॉलम है उनको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, उनके बंकर्स को ध्वस्त कर सकती है, या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी जो एनिमी की तरफ से होती है वो इन हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से पूरी तरीके से निस्तनाबूद की जा सकती है। और अब इनके लोकल प्रोडक्शन को लेकर कोलैबोरेशन फॉर्म हो चुका है और कंपनियों को इस चीज़ की उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में ये जो इनोवेटिव अप्रोच है ये इंडियन आर्म फोर्सेस को काफ़ी इंप्रेस करेगी और उन्हें ये भी उम्मीद है कि जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। आप सब भली भांति जानते हैं कि आने वाला जो भविष्य है ये अनमैन्ड फाइटर और अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स का है, तो उस क्रम में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी उल्लेखनीय है और निस्संदेह इसके जो पॉजिटिव परिणाम है या यूँ कहें सकारात्मक परिणाम है वो हमें इंडियन आर्म फोर्सेस में निकट भविष्य में देखने को अवश्य मिलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इस महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों लोगों ने अभी तक आस्था की डुबकी लगाई है और बहुत सारे लोग देश विदेश से इस महासमागम को देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ कई विषयों से चर्चा का विषय बना हुआ है, कई कारणों से चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां हमारे बड़े साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं और उनके आगमन के पश्चात जो दर्शन अभिलाषी लोग हैं वो उनका दर्शन कर रहे हैं, तो डिफेंस के गलियारों में एक खास वजह से ये पूरा का पूरा महाकुंभ चर्चा का विषय बना हुआ है और ये वजह है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर आधारित एक पांडाल। अब अगर इस पांडाल की बात करें तो ये पांडाल महाकुंभ में सेक्टर नंबर 5 जो कि नागवासुकी मंदिर के सामने है, ठीक वहां पर स्थापित किया गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि इस पंडाल में ऐसा क्या है कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पंडाल में आकर्षण का विषय है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर आधारित एक पंडाल। दरअसल जब ये पंडाल तैयार किया गया तो काफी यहाँ पर माना गया था कि एलसीए तेजस के थीम पर होगा, लेकिन जब बन के ये तैयार हुआ तो तस्वीरें थोड़ी अलग दिखी, क्योंकि ये तेजस नहीं बल्कि JF-17 थंडर और F-16 फाल्कन का एक कॉम्बिनेशन नजर आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों के द्वारा इसकी काफी तारीफ की जा रही है। ये बात अलग है कि जिन कारीगरों ने बनाया वो बंगाल से आए थे, हो सकता है कि उन्हें एविएशन की नॉलेज उतनी ना हो, लेकिन फिर भी जो इंटेंशन थे वो कभी भी यहाँ पे नकारात्मक नहीं थे। हाँ, ये बात अलग है कि उन्हें इस चीज़ को देखना चाहिए कि जिस एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं वो एयरक्राफ्ट दिखता कैसे है। हालांकि हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर भी इस पंडाल को विजिट किया और हमने जब वहाँ पे बात करी तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और उन्होंने कहा कि हो सकता है आगे वाले भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। लेकिन फिर भी महाकुंभ में ये जो एयरक्राफ्ट है ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इनफैक्ट आप शायद बात को यकीन करें या ना करें, लेकिन सेक्टर 5 की सबसे बड़ी पहचान भी यही है और इस समय इसे एज ए लैंड वॉक वहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो आपका इसको लेकर क्या विचार है? क्या आप भी इस चीज़ को, आपकी प्रतिक्रिया इसकी कैसी है इसको लेकर के, आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एरो इंडिया 2025 को लेकर आ रही है। एरो इंडिया 2025 कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ जहां हमें जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है डिफेंस सेक्टर में वो काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे और इसके अलावा दूसरे जो इनोवेटिव इन्वेंशंस हैं HAL की तरफ से, आडा की तरफ से, ये सब हमें देखने को मिलेंगे। तो अब एरो इंडिया में एंट्री हो चुकी है भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना की तरफ से अपडेट के माध्यम से कंफर्म किया जा चुका है कि भारतीय नौसेना का MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट अपना डेब्यू एरो इंडिया में करने वाला है। अब यहाँ पर भारतीय नौसेना MiG-21K को लेकर इसलिए आ रही है ताकि वो ये दिखा सके कि कैसे ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना की एयर आर्म की बैकबोन बने हुए हैं और इन्हें फिलहाल स्टैटिक डिस्प्ले में रखा जाएगा एरो इंडिया 2025 में। और इस एयरक्राफ्ट को लाने का एक उद्देश्य ये भी है कि भारत ये दिखाना चाहता है कि कैसे इस एयरक्राफ्ट को जो इंडिजिनस सिस्टम है उनकी सहायता से अपग्रेड किया गया है और इसमें कटिंग एज आर्मामेंट एवियोनिक स्वीट को ऐड किया गया है पिछले कुछ वर्षों में। और
ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी रशियन फाइटर्स में बहुत सारे जो इंडिजिनस कंपोनेंट है इनको इनकॉर्पोरेट किया है, जिसके बाद से इनकी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर हम दूसरे पक्ष में बात करें एरो इंडिया के, तो एरो इंडिया में आपको बहुत सारे जो इंडिजिनस इन्वेंशंस हैं वो देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र जो होने वाला है एरो इंडिया 2025 में, ये कैट्स वॉरियर जैसे जो ड्रोन है ये आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लॉयल विंग मैन है। इसके अलावा घातक का प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा। और कुछ रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि तेजस मार्क 2 पे जो फाइनल अपडेट्स हैं वो हमें एरो इंडिया 2025 में देखने को मिलेंगी। और एक सबसे बड़ा क्लैश जो है दो टाइटन्स के बीच में, जो कि SU-57 फैलन और F-35 है, ये भी देखने को मिल सकता है। तो आप में से कौन कौन एरो इंडिया जा रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एरो इंडिया में हमें कुछ बड़े जो प्रोजेक्ट हैं इनके इनसाइट्स देखने को मिलेगी, जो कि भारतीय वायुसेना के फ्यूचर प्रोग्राम से संबंधित हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि एरो इंडिया 2025 आपके लिए बहुत बड़े सरप्राइजेस को लेकर आने वाला है। और उनमें से कुछ सरप्राइजेस तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट सैफरॉन और GTRE को लेकर आ रही है। हम सबको GTRE और सैफरॉन के बीच में जो कोलैबोरेशन है, जो कि जेट इंजन को लेकर है, बेसिकली इसका इंतजार था। और उम्मीद ये भी थी कि बहुत जल्दी कोलैबोरेशन को लेकर एक ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है ये हमें देखने को मिल जाएगी। और अब ऐसा ही कुछ होता नजर भी आ रहा है। सैफरॉन के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि कैसे जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर रोड मैप तैयार किया जा चुका है। और कहीं ना कहीं हमें एक बड़े सवाल का उत्तर भी मिल गया कि जेट इंजन अब सैफरॉन के साथ ही बनाया जाएगा। और अनाउंसमेंट महज एक औपचारिकता ही बन के रह गई है। अब अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, तो सैफरॉन के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए जो चीज़ सामने रखी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि GTRE के साथ मिलकर एम का इंजन जो वो बना रहे हैं ये एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन होगा। जहां पर उन्होंने एक बात का खंडन किया। कुछ रिपोर्ट्स में पहले कहा गया था कि इसमें M88-4 जो इंजन है इनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को बोरो किया जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ से खंडन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें एक कम्प्लीटली नई कोर डिज़ाइन को यूज़ किया जाएगा, जो कि M88 से पूरी तरीके से अलग होगी, जो कि राफेल में यूज़ किए जाते हैं। सैफरॉन ऑफिशियल ने यह भी एम्फेसाइज किया कि ये 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन कोई भी कोर कंपोनेंट टेक्नोलॉजी जो है वो M88 से साझा नहीं करेगा, बल्कि सब कुछ फ्रॉम स्क्रैप भारत में ही विकसित करी जाएंगी। और इसको इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि न सिर्फ ये एम का, बल्कि आने वाले भारत के जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसमें यूज़ किए जा सकते हैं। बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि ये इंजन इतना कैपेबल होगा कि अगर भारत चाहे तो इसको अपने एमका के अतिरिक्त जो राफेल फाइटर्स है उनमें अपग्रेड के माध्यम से इंकॉर्पोरेट कर सकता है। और अगर तेजस मार्क 2 टेडबीएफ प्रोग्राम में भी भारत चाहे तो डायमेंशन सेम होने की वजह से इंजन को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा सैफरॉन 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट भी भारत को दे रहा है। यानी भारत अपने मन मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। और अगर भारत एक्सपोर्ट करना चाहे तो भारत को फिर सैफरॉन की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।